कैंपस ब्यूटी ने चुपके से अपने फ़ोन से मेरी 1000 से ज़्यादा फ़ोटो खींच ली थीं और उसे हमेशा मेरी बची हुई बबल टी की चुस्कियाँ लेना पसंद था। लेकिन जब भी मैंने उसे ये बात बताई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती थी। मुझे लगता था कि वो सच में मुझसे नफ़रत करती है। जब तक मुझे ग्रेस का फ़ोन नहीं मिला, मुझे पता चला कि उसकी वॉलपेपर पर मेरी एक तस्वीर थी और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स में मुझे पति बताया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कैंपस ब्यूटी को मुझ पर बहुत पहले ही प्यार हो गया था। उसका ठंडा रिजेक्शन सिर्फ इसलिए था ताकि वो मेरे उसके पीछे भागने के एहसास का मज़ा ले सके। इसलिए मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। मेरे जाने से एक दिन पहले स्कूल ने एक फाइनल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं मुश्किल से बैठा ही था कि ग्रेस सीन के साथ अंदर आई, जो भी उसका पीछा कर रहा था। वे दोनों एक साथ अंदर आए। वे किसी इंटीमेट बात के बारे में फुसफुसा रहे थे। ग्रेस के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सीन की स्कूल यूनिफॉर्म सीधी करने के लिए अपना हाथ उठाया। सिर्फ मैं जानता था कि वो ये सब जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए कर रही थी। वो जानबूझकर किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए, मुझे उसके पीछे भागने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए। अगर ये पहले होता तो भी मेरा दिल टूट जाता, लेकिन अब ये सीन देखकर मुझे ये सिर्फ मजाकिया लगा। एग्ज़ाम जल्दी शुरू हो गया। मेरा किसी पर ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, शॉन ने मेरी डेस्क पर एक नोट फेंक दिया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, टीचर जो अभी अभी मुड़े थे ने मुझे डांटा। एग्ज़ाम से पहले मैंने बार बार जोर दिया कि तुम खराब कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल चीटिंग नहीं। ईथन, तुमने जानबूझकर ये नियम तोड़ा है। तुम्हारा स्कोर कैंसिल कर दिया गया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि शॉन क्या प्लान बना रहा था, लेकिन मैं इसे चुपचाप सहना नहीं चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सर्विलेंस चेक करने का सुझाव दिया। बदकिस्मती से, क्योंकि उस सुबह टीचिंग बिल्डिंग में बिजली चली गई थी, इसलिए क्लासरूम के कैमरे समय पर चालू नहीं किए गए थे। शॉन के चेहरे पर घमंड से घबराहट में बदलाव देखकर मैं सच में इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सका। ग्रेस शॉन के ठीक बगल में बैठी थी। उसने सब कुछ देख लिया था। टीचर किसी पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ग्रेस को बुलाया। सिंघुआ में टीचिंग बिल्डिंग को ग्रेस के परिवार ने फंड किया था। ग्रेस को किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अलग थलग और नेक इंसान के तौर पर जानी जाती थी, इसलिए उसकी बातें सभी टीचरों और स्टूडेंट्स के बीच बहुत असरदार थीं। पूरी कहानी सुनने के बाद ग्रेस ने मेरी तरफ देखा, फिर ठंडे दिमाग से कहा कि शॉन चीटिंग नहीं कर रहा था। उन बातों से मैं तुरंत टूट गया। टीचर झाओ ने तुरंत कहा। मैंने तुरंत उस पर यकीन कर लिया। उसने मुझे ठंडे अंदाज से देखा। मैं वहीं खड़ा रहा और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं किसी बर्फीले गड्ढे में गिर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि सही और गलत का सामना करने पर ग्रेस अपने उसूलों पर अड़ी रहेगी, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया था। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सब कुछ खुद देखकर शॉन के लिए झूठी गवाही देगी। अब कोई भी सफाई फीकी और बेबस होगी। मैं बस अपने आंसू रोक सका। ग्रेस को एक गहरी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। मेरी लाल आंखों से ग्रेस अचानक घबरा गई। उसने अपने आप मेरा पीछा किया और मेरा रास्ता रोक लिया। ईथन, मुझे पता है कि शॉन इस बारे में गलत था, लेकिन वो बहुत नरम दिल है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे उसके बारे में गॉसिप करें। उसने सॉरी भी नहीं कहा, बस शॉन के लिए बहाने बनाने पर फोकस किया। मुझे शक होने लगा कि उस दिन मैंने जो फोटो देखी वे सिर्फ एक सपना थी। मैंने उसे कड़वी मुस्कान के साथ देखा। मेरी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। तो यही वजह है कि तुम उसे मेरी बुराई करने में मदद कर रही हो। वो गॉसिप नहीं झेल सकता, लेकिन मैं झेल सकती हूँ। ग्रेस, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने 99 बार कबूल किया है। मेरा चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा है और मैं पहले से ही इतना मजबूत हूँ कि किसी भी अफवाह से डरता नहीं हूँ। मुझे इस तरह देखकर ग्रेस की बाई पलक फड़क गई। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा मतलब ये नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम है। तुम अभी भी क्रेडिट्स पूरे कर सकती हो। आज तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं बाद में उसकी भरपाई करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती तो तुम मेरी भरपाई कैसे कर सकती हो? मेरा मजाकिया लहजा सुनकर ग्रेस का दिल बेचैनी से जोरों से धड़कने लगा। वो लगभग अपनी सच्ची फीलिंग्स बोल ही देती। कौन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। मुझ पर भरोसा करो, अपने 100वें कन्फेशन पर। मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा ग्रेस। उसने लगभग साफ साफ कह दिया था कि वो ज़रूर हाँ कहेगी। उसने पहले इतनी कमियां नहीं दिखाई होंगी। अब वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। मेरा दिल पहले ही ठंडा हो चुका था। मैंने उससे हाथ झटक दिया। तो बेहतर होगा कि तुम कैलेंडर के पन्ने फाड़ना शुरू कर दो और उस आखिरी दिन का इंतज़ार करो। मुझे अपना हाथ खींचते देखकर ग्रेस की आवाज़ आखिरकार नरम पड़ गई। ठीक है, 3 और दिन। मैं तुम्हें पक्का एक संतोषजनक जवाब दूंगी। जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जिसे मैं आधे महीने से बेचने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। मैंने जल्दी से उस पर साइन कर दिया। 3 दिन में मैं घर से निकल जाऊंगा। इन कुछ दिनों में मैं घर में सब कुछ साफ कर दूंगा ताकि नए लोग आ सके। एजेंट के तारीख बताने के बाद मैं उसे लिफ्ट तक ले गया, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो ग्रेस 2 बैग लेकर बाहर निकली। उसने एक पल के लिए एजेंट को देखा, फिर बहुत प्यार से हेलो कहा। एजेंट ने हैरानी से जवाब दिया। लिफ्ट नीचे जाने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा। ग्रेस ने अचानक मुझे आवाज़ दी और अपने हाथों में बैग थमा दिए। मैं वहाँ से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा खरीद लिया, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाया।
क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? मैंने नज़र घुमाई और पाया कि ये मेरी पसंदीदा पेस्ट्री थी। ये दुकान शहर के पूरब में थी। आने जाने में 2 घंटे लगते थे। साथ ही कुछ भी खरीदने के लिए 1 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था। वो जानबूझकर और खरीदने गई थी। मैंने अपने पसंदीदा स्नैक्स खरीदे और उन्हें लाने का बहाना ढूंढ लिया। जाहिर है कल की घटना के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे उसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें ले लिया। घर आकर मैंने उन्हें ऐसे ही एक तरफ फेंक दिया। पेस्ट्री वाला बैग ठीक कूड़ेदान में गिरा। जाने से 2 दिन पहले मैंने डॉम में एक प्रिंट शॉप पर 10,000 हथेली के साइज़ के कार्ड प्रिंट करने में कई हज़ार डॉलर खर्च किए। मैंने अपने रूममेट से मेन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने को कहा। तीसरे दिन मैंने ये कार्ड प्लाजा पर बिखेर दिए। मेरे सभी रूममेट्स जानते थे कि हाल ही में क्या हो रहा था। ये सुनकर कि मैं हार नहीं मानूंगा, उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की। एथन, शायद तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। भूल जाओ, ग्रेस ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम खुद को इस तरह क्यों सताते हो? वो सच में बहुत आगे निकल गया। उसने तुम्हारी भावनाओं को इतनी बेरहमी से कुचला, जबकि मैं पहले ही सब कुछ समझ चुका था। ये सुनकर कि मेरे दोस्त मेरी इतनी परवाह करते हैं, मेरे दिल में अब भी गर्माहट दौड़ गई। मैंने शांति से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस उन्हें बिखेरने में मेरी मदद करो। मैंने बात के हालात को संभालने के लिए पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है। मैं कबूल करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, मैं असल में अलविदा कहना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे सभी रूममेट्स हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ और थैंक्स कहने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। अपनी परछाई को दूर जाते हुए देख रहा था। मेरे रूममेट्स ने कार्डबोर्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एथन अब कभी ग्रेस से प्यार नहीं करेगा। जाने से 1 दिन पहले मैं सारा पेपर वर्क पूरा करने के लिए स्कूल गया और घर लौट आया। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ 6 महीने पहले आया था। बहुत सारा सामान, लेकिन ज़्यादातर ग्रेस से जुड़ा था। मुझे कई डिब्बे मिले और मैंने ये सारी चीज़ें उनमें डाल दी। वो स्कार्फ जो मैंने ग्रेस के लिए आधे महीने तक बुना था, मैंने उसे टूटे हुए धागों में काट दिया। हर लव लेटर मैं उसके लिए रात भर जाग कर लिखता था। मैंने उन सबको पेपर श्रेडर में डाल दिया। जैसे ही मैंने डिब्बे कूड़ेदान में फेंके, ग्रेस और मेरे बीच की हर चीज़ पुरानी हो गई। आखिर में घर में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े बचे। जब हम पहली बार मिले थे, ग्रेस ने जो पहना था वो सफ़ेद शर्ट और वो काली ढीली जीन्स। मैंने माचिस जलाकर उन्हें जलाकर राख कर दिया। जैसे ही धुआं उठा, जल्दी फर्श पर सिर्फ ग्रे राख रह गई। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने ग्रेस को मुझे पूरी तरह हैरानी से देखते हुए देखा। मैं बस कुछ फालतू कचरा साफ कर रहा हूँ, मैंने ये ठंडे दिमाग से कहा, फिर मुड़ा और ऊपर चला गया। जाने वाले दिन सुबह सुबह मैं सड़क के उस पार हो रहे शोर से जागा। मैंने अभी अभी अपना फ़ोन उठाया था जब मैंने स्टेटस बार में लगातार नोटिफिकेशन आते देखे, तो मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। सारे मैसेज 20 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप चैट से आए थे। 1 साल पहले ग्रेस की पसंद समझने के लिए मैं चुपके से शामिल हो गया था और जाना भूल गया था। ग्रेस को नहीं पता था कि मैं वहाँ हूँ। सुबह सुबह जो लोग जोश में चैट कर रहे थे वे ग्रेस की रूममेट थे। ग्रेस बहुत जल्दी उठ गई। क्या तुम दोनों पूरी रात सोने के लिए एक्साइटेड थे? जाहिर है वो कल रात 11 बजे से इधर उधर भाग रही है। क्या तुम सच में इस बार ईथन का कन्फेशन मानोगी? इस पॉइंट तक स्क्रॉल करते हुए मेरा हाथ रुक गया। नीचे मेरी और ग्रेस की एक तस्वीर थी। मैं वहाँ बैठा था, ग्रेस का लंबा मैसेज देख रहा था। ये मानने के बारे में नहीं है, हमारी हमेशा से एक जैसी फीलिंग्स रही हैं। ये नेचुरल है कि हम साथ आते हैं। ये फालतू सवाल पूछना बंद करो। मुझे चुनने में मदद करो कि आज कौन सा आउटफिट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। उसके पोस्ट किए गए दर्जनों आउटफिट फ़ोटो देखकर ग्रुप चैट में हंगामा मच गया। हे भगवान, इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो? क्या ये अभी भी हमारी अलग थलग कैंपस की सुंदरता है जो कभी भावनाएं नहीं दिखाती है? ग्रेस, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना परवाह करते देखा है। क्या तुम सच में उस ईथन को इतना पसंद करती हो? आश्चर्य का एक कोरस। ग्रेस ने केवल एक लाइन में जवाब दिया, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं इस जीवन में उसके बिना नहीं रह सकती। उन शब्दों को देखकर मैं ज़ोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। कई यादें मेरे दिमाग में कौंध गई। इस कबूलनामे को देखकर जैसे मुझे केवल ये बेतुका और हास्यास्पद लगा। मुझे पसंद किया, इसलिए मेरे 99 कबूलनामों को अस्वीकार कर दिया। मुझे सबकी नज़रों में हंसी का पात्र बना दिया। मुझे पसंद किया, इसीलिए मेरे साथ ठंडी उदासीनता से पेश आए। जानबूझकर दूसरे लड़कों के साथ अंतरंग होना मुझे उकसाने के लिए। मुझे पसंद किया, इसीलिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मुझे बदनाम किया। हर तरह से मेरे सच्चे दिल को रौंद डाला। सुबह के 7 बजने में मुश्किल से ही समय था, लेकिन प्लाजा पहले ही लोगों से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स और बाहर के लोग सब एक जैसे। टीचर और स्टूडेंट सब वहाँ थे। कोई पास में पानी की बोतल भी बेच रहा था। मूंगफली और ग्रिल्ड सॉसेज, वे सब मेरा 100th कन्फेशन देखने आए थे। ग्रेस, जल्दी यहाँ आओ, कन्फेशन की शुरुआत तुमसे मत होने देना। लीडिंग लेडी जो चुपके से निकल ना पाए। ड्रामा देखना सच में इंसानी फितरत है। फिर ग्रेस ने मुझे मैसेज भेजा, मैं जाने वाला हूँ। तुम? क्या? मैं भी जाने वाला हूँ, बस हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अचानक मेरा बहुत मन किया कि जब ग्रेस उन कार्ड्स को गिरते हुए देखेगी तो मैदान पर उसका एक्सप्रेशन देखूं, उसका चेहरा कैसा दिखेगा, और ये जानने के बाद कि मैं देश छोड़ चुका हूँ।
क्या उसे कैसी फीलिंग्स होंगी। बुरा हुआ कि मैं ये नहीं देख पाऊंगा। अब से ग्रेस की हर चीज़ का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं धीरे से उठा और कपड़े बदले। पैकिंग के बाद पूरा घर खाली था। मैं पीछे मुड़कर खाली कमरे को देखने लगा, फिर अपना फ़ोन निकाला और ग्रेस से जुड़े सभी नंबर ब्लॉक कर दिए, सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी। ये सब करने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। अपना सूटकेस घसीटते हुए मैं मुड़ा और निकल गया। 9 बजने से 5 मिनट पहले प्लाजा कंधे से कंधा मिलाकर भरा हुआ था। सिक्योरिटी वाले भी व्यवस्था बनाए रखने आए थे। नीचे भीड़ देखकर मेरे रूममेट्स कुछ हैरान थे, इतने सारे लोग। ये घटना शायद पूरे स्कूल में तेजी से फैल जाएगी, ये एकदम सही है। तो ईथन के जाने के बाद भी कोई उसकी पीठ पीछे उसके बारे में गॉसिप नहीं करेगा। सब लोग बातें करते रहे जब तक कि 8:59 नहीं हो गए। ग्रुप लीडर को एयरपोर्ट पर मेरे सुरक्षित पहुंचने की खबर मिली। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और चिल्लाया, ईथन आ गया है, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। जो लोग चीज़ें फेंक रहे हैं, जो लोग फोटो ले रहे हैं, अलर्ट रहो। पक्का करो कि वो ये नज़ारा देखे। प्लेन में चढ़ने से पहले जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, 9 बजे का अलार्म बज गया। 2 लड़कों ने दाएं बाएं पोजीशन बनाई और खिड़की पर रखे कार्ड के ढेर को धकेला। एक पल में 16वीं मंजिल की छत से सफ़ेद कार्ड बर्फ के टुकड़ों की तरह नाचते हुए नीचे गिरे, गिरते हुए घूमते हुए। बर्फ गिर रही है, सबने ऊपर देखा। ठीक उसी समय जब कार्ड जमीन पर गिरने वाले थे, नीचे लोग उन्हें पकड़ने के लिए पंजों के बल खड़े हो गए। जब ईथन जाने के लिए तैयार हो रहा था तो लड़कों का एक ग्रुप चौक के सामने खड़ा ये देखने का इंतजार कर रहा था कि उन पर क्या लिखा है। और प्लाजा के बिल्कुल बीच में ग्रेस ने भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर देखा। ये शानदार नज़ारा देखकर, वाह, इतने सारे कार्ड बिखेरना, 10,000 कार्ड होने चाहिए। ईथन ने सच में इसमें अपना दिल लगा दिया था। ज़रा ग्रेस की पॉपुलैरिटी तो देखो। अगर वो इसे इतना शानदार नहीं बनाता तो वो अपना इलाका कैसे बता सकता था और प्यार के दुश्मनों को कैसे डरा सकता था। सच, लेकिन इन कागज़ों पर असल में क्या लिखा है? ईथन के पिछले लव लेटर बहुत अच्छे लिखे थे। लेटर, ऐसा मत कहो। ईथन के सब्र और पक्के इरादे से ये सच में मुमकिन हो सकता है। अपने दोस्त की जलन भरी आवाज़ें सुनकर ग्रेस का दिल भी उम्मीद से भर गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक कार्ड पकड़ा, उसे पलटते हुए मुस्कुराई। लेकिन जब उसने उस पर लिखे शब्द देखे तो उसके चेहरे पर तुरंत कोई भाव नहीं रहा। पास में खड़े उसके दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए जमा हो गए, लेकिन कागज़ पर लिखे शब्द देखकर उन सब की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वो मुमकिन नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई गलती होगी। कई लोगों ने उसे दिलासा दिया और ग्रेस को दिखाने के लिए ज़मीन से और कार्ड उठाए, लेकिन नहीं उठाए गए कार्ड पर भी वही छपा हुआ टेक्स्ट था, ईथन अब ग्रेस से कभी प्यार नहीं करेगा। अब सब पूरी तरह से घबरा गए थे। उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये कन्फेशन नहीं होना चाहिए था? ये क्या बकवास है? क्या कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है? कई लोग अभी भी बहाने बना रहे थे, जबकि आसपास की भीड़ में से हर एक को एक एक मिल चुका था। तो ये कोई कन्फेशन नहीं है, धत तेरे की। सबको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ लाया, बस इस बात को साफ करने के लिए। पब्लिसिटी के लिए इतनी परेशानी उठा रहे हो। अब पूरा स्कूल जानता है, ये बहुत अच्छा है। आखिरकार अब कोई हमें ईथन के बारे में परेशान नहीं करेगा। शिकायतों की इस लहर में ग्रेस का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसे लगा जैसे कोई चीज़ उसके दिल को रोक रही है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी थी, सिर्फ खालीपन बचा था। उसके हाथों में कागज़ों का ढेर कसकर पकड़ा हुआ था। प्लाजा में हज़ारों लोग पंजों के बल खड़े थे, उसका रिएक्शन देखना चाहते थे, और वो उम्मीदों पर खरी उतरी, अपने हाथों में जो था उसे नीचे फेंकते हुए। मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए देखने वाले जल्दी से पीछे पीछे चले गए। यहाँ कागज़ों का आखिरी ढेर नीचे फेंकने के बाद रूममेट्स ने दिन खत्म करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे उन्हें नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी। लिफ्ट भी ऊपर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। बस 15वीं मंजिल पर पहुंचे, वे ग्रेस से आमने सामने टकरा गए। वह कई दोस्तों के साथ दौड़कर ऊपर आ रही थी। उन्हें देखते ही उसने तुरंत रास्ता रोक दिया। फिर पीछे चल रहे देखने वाले भी ऊपर आ गए। इन लंबी और रौबदार गुस्सैल दिखने वाली लड़कियों का सामना करते हुए उनमें कोई डर नहीं दिखा। क्या ये हमारे सिंगवा कैंपस की खूबसूरती नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ईथन को नीची नज़र से देखती हो? तुम भी इस बोरिंग तमाशे के लिए यहाँ क्यों हो? ये मजाकिया लहजा सुनकर ग्रेस के हाथ मुट्ठियों में भींच गए। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या तुमने फेंका? ये सब अपनी मर्जी से करो, अपनी मर्जी से करो शब्द सुनकर तीनों लड़के जोर से हंसने लगे। हमारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो ईथन था जिसने खुद प्रिंट करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, उन्हें स्कूल लाने के लिए इतनी मेहनत की। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी वाले लड़के हैं। ये सुनकर कि ये असल में ईथन का काम था, नीचे बैठे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। क्या ग्रेस ईथन को नापसंद नहीं करती? उसके हार मानने के बाद भी वो क्यों जाने को तैयार नहीं लग रही है? अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या उसे अब इसका पछतावा है, तो वो सच में इस तरह बेइज्जती की हकदार है। वो उन पहले 99 बार क्या कर रही थी? ये घमंडी शब्द ग्रेस के दिल पर ऐसे लगे जैसे कोई तेज ब्लेड उसे छेद रहा हो।
पिछले 2 सालों में उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे लगता था कि वो मुझे अंदर बाहर से जानती है, आसानी से मेरे विचारों और कामों को बदल सकती है। और सच में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। पहले 99 कन्फेशन आसानी से खत्म हो गए। उसे लगा कि 100वें कन्फेशन के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके और मेरे बीच एक परफेक्ट एंडिंग हो सकती है। लेकिन जब उसे जीत का सबसे ज्यादा भरोसा था, मैंने उसे एक जानलेवा वार किया, इस तरह से कि दुनिया को पता चल गया। वो अब उस बेफिक्र रवैये से अलग और अलग थलग रहने का नाटक नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने अपना असली रूप पूरी तरह से दिखा दिया। उसने सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली। उसकी आवाज में जोर था और घबराहट थी। वो कहाँ है? ग्रुप लीडर ने उसके एक्सप्रेशन देखे। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और पंख फड़फड़ाने का इशारा किया। कन्फेशन खत्म हो गया। बेशक वो उड़ गया। ग्रेस को अपने आप लगा वो उससे झूठ बोल रहा था। वे आखिरी 2 शब्द सुनते ही उसकी धड़कन कई सेकंड के लिए रुक गई। उड़ गया, इसका क्या मतलब है? उसे अचानक एक बुरा शक हुआ। रास्ता रोक रहे लोगों को धक्का देकर वो छत की ओर दौड़ी। छत पूरी तरह खाली थी, कोई इंसान नहीं था, जबकि सीढ़ियां और लिफ्ट लोगों से भरी हुई थीं। ईथन नीचे नहीं उतर सकता था। क्या वो आज स्कूल नहीं आया था? ये महसूस करते हुए ग्रेस के दिमाग में यादें दौड़ने लगी। उसे याद आया कि पिछली रात नीचे मुझे आखिरी बार देखकर आखिरकार पता चला कि क्या गलत था। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि मैंने उससे बदला लेने की प्लानिंग में इतनी एनर्जी क्यों खर्च की। फिर भी ये सब खुद देखने क्यों नहीं आया? क्या वजह हो सकती है? अचानक ग्रेस को लगा कि उसके अंदर कुछ तेजी से फिसल रहा है। वो घबरा गई, बेबस महसूस करने लगी और उसे बचा नहीं पा रही थी। ग्रेस को उसके दोस्त नीचे ले गए। वो कंफ्यूजन में नीचे झुकी, एक कार्ड उठाया जिस पर पैर रखा था। पैरों के निशान थे। उस पर लिखे शब्दों को फिर से देखकर उसे बिल्कुल अलग फीलिंग्स हुई। उसका पहले का गुस्सा और शौक अब बहुत ज्यादा घबराहट में बदल गया था। ये घबराहट की चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। उसके दोस्तों ने पहली बार उसके चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखा। वे अपना सिर खुजला रहे थे, उसे दिलासा देने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात नहीं ग्रेस, ईथन ये स्टंट कर रहा है। वो पिछली बार रिपोर्ट किए जाने से पक्का अभी भी गुस्से में है। तुम्हें वापस जाकर उसे ठीक से समझाना चाहिए। वे सारी बातें कह दो जो तुमने अपने दिल में रखी थी। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हें पक्का माफ कर देगा। सही सही, वो 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है। 99 कन्फेशन, इस बार वो पक्का बस नखरे कर रहा है। थोड़ी सी मनाने से सब ठीक हो जाएगा। हालांकि हर कोई चीजों को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस के छठे सेंस ने उसे बताया। इस बार बाकी सबसे अलग था। वो उस घबराहट वाली फीलिंग को दबा नहीं पा रही थी और उन्हें अपने कानों में लगातार बकबक करते हुए चिढ़ और कंफ्यूज महसूस करते हुए नहीं सुनना चाहती थी। वो सीधे अपार्टमेंट वापस चली गई। मुझे ढूंढना और कुछ जवाब पाना चाहती थी। 10:30 बजे उसने गाड़ी पार्क की और एंट्रेंस तक गई। देखा कि सफाई कर्मचारी कूड़ेदान साफ कर रहे थे। अभी वो ये देखने के लिए बेचैन थी कि मैंने असल में क्या जलाया था, लेकिन इस समय कर्मचारियों ने पहले ही नए कूड़ेदान लगा दिए थे और चले गए थे। ग्रेस उस गाड़ी को सिर्फ ऊपर ले जा सकती थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो एंट्रेंस पर सामान के कई बड़े बक्सों की वजह से अंदर फंस गई। पास में खड़े एक लड़के ने देखा कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है और जल्दी से माफी मांगते हुए सामान एक तरफ कर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि ये कोई नया पड़ोसी होगा जो अभी अभी बगल में रहने आया है। ये याद करते हुए कि मेरे पैर की चोट ठीक नहीं हुई थी, उसने मुझे बाहर जाते समय सावधान रहने की याद दिलाने का इस्तेमाल मुझे ढूंढने और बात करने के बहाने के तौर पर करने का फैसला किया। लेकिन जब वो मेरे दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि हॉल के उस पार का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसने हाथ उठाया और खटखटाया। अंदर बहुत शांति थी। किसी के इधर उधर होने का कोई निशान नहीं था। इस लंबी चुप्पी ने ग्रेस को अनजाने में ही गुस्सा दिला दिया। वो धक्का देने ही वाली थी दरवाज़ा खुला देखने के लिए, तभी उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। क्या आप हॉल के उस पार वाले पड़ोसी हैं? हेलो, मैं 1705 का नया रहने वाला हूँ, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। 1705, ये नंबर सुनकर ग्रेस ने अपने आप दरवाजे पर लगी नंबर प्लेट पर नजर डाली। अगले ही पल वो एक मूर्ति की तरह वहीं जम गई। उस जवान आदमी ने अपना सामान आगे बढ़ाया और अभी भी जोश में अपना परिचय दे रहा था। ग्रेस ने एक भी शब्द नहीं सुना। वो अचानक मुड़ी, उसकी नजरें उस पर टिक गईं। बाईं और दरवाज़ा नंबर 1705 की ओर इशारा करते हुए। 1705 का नया रहने वाला, तो असली रहने वाला कहाँ है? उस आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। एजेंट ने कहा कि वो आज सुबह चला गया है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम मुझे उसकी कांटेक्ट जानकारी दे सकते हो? वो जाने की जल्दी में लग रहा था। इस जगह की कीमत बहुत कम बताई थी। मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला और मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। इन कुछ छोटी छोटी बातों ने ग्रेस का दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया। वो वहां बहुत देर तक खड़ी रही, फिर अचानक वापस आई, असलियत में मुड़ी और थोड़ा खुला दरवाज़ा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, बेसिक फर्नीचर को छोड़कर। एक भी पर्सनल सामान नहीं बचा था, एक मॉडल घर की तरह साफ। वो आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था और दिखा रहा था कि उसके दांत ठीक से साफ हैं। एजेंट ने कहा कि उस आदमी ने 3 दिन तक सफाई की क्योंकि सब कुछ हटाना आसान नहीं था। उसने बहुत सारा सामान फेंक दिया।
ग्रेस को नहीं पता था कि वो घर कैसे वापस आई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एंट्री गेट पर गिरा हुआ पाया। बहुत देर तक उकड़ू बैठने से उसके दोनों पैर सुन्न हो गए थे। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी को अभी अभी पानी से निकाला गया हो, पूरी तरह भीगी हुई। उसके पसीने से भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, बर्फ जैसे ठंडे, जिससे वो बेकाबू होकर कांप रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और मेरा वीचैट ढूंढा। कांपते हाथों से कुछ शब्द टाइप किए, तुम दूर क्यों चली गई। लेकिन जैसे ही उसने सेंड दबाया, स्क्रीन पर एक छोटा लाल डॉट दिखाई दिया। साथ में 2 लाइनें थी जो नॉन फ्रेंड स्टेटस दिखा रही थी। ग्रेस ने जिद करके कई और मैसेज भेजे, जिससे कई और नोटिफिकेशन आने लगे। फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए उसे लगा जैसे उसका गला घुट रहा है। लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अपनी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा तेजी से लाल हो गया। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, फ़ोन की घंटी बजी और उसने जवाब देने के लिए अपनी पकड़ ढीली की। दूसरी तरफ से उसकी रूममेट की घबराई हुई आवाज़ आई, ग्रेस, ये बुरा है, एथेन है, वो इटली गया अभी अभी। बंदर और मैं इंटरनेशनल ऑफिस में थे। हमने उसका नाम एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में देखा। ये बात बिजली की तरह लगी। ग्रेस के दिल में जोरदार लहरें उठीं। उसने खड़े होने के लिए खुद को एक कैबिनेट के सहारे टिकाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले से सुन्न पैर नहीं माने। वो सिर के बल जमीन पर गिरी। उसका माथा दीवार के कोने से टकराया। खून से लथपथ घाव खुल गया। खून तेजी से बहने लगा। गिरे हुए फोन से अफरा तफरी मच गई। तुम्हें क्या हुआ? हम अभी आ रहे हैं। लेकिन ग्रेस को किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। उसने घाव ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका शरीर एक गेंद की तरह से कुड़ गया। उसके गले से दर्द भरी धीमी आवाज़ें निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। पूरी तरह होश खोने से पहले उसका आखिरी ख्याल एक वाक्य था जिसे उसने आज अनगिनत बार देखा था। अब उसके दिल में बस गया था, एथेन अब कभी ग्रेस से प्यार नहीं करेगा। ग्रेस पूरी तरह घायल हो गई थी। हालांकि किस्मत से वो बच गई। वो अभी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थी। जब वो उठी तो उसे पता चला कि 3 दिन बीत चुके थे। कई दोस्त उसके हॉस्पिटल बेड के पास झुके हुए थे। उन्होंने राहत की सांस ली। फिर जो हुआ उसके बारे में बातें करने लगे। जिन दिनों वो बेहोश थी, उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक ईथन 3 दिन पहले ही इटली आ गया था, लेकिन उसने वहां एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा नहीं किया था। उन्होंने सुना कि लिस्ट पब्लिश होने के बाद किसी ने स्कूल में उसकी रिपोर्ट कर दी, ये कहते हुए कि उसने हाल ही में हुए एक एग्जाम में चीटिंग की है और अगर स्पॉट कैंसिल हो जाता है तो उसका विदेश में पढ़ाई का मौका कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। उसे शायद वापस आना होगा। चिंता मत करो ग्रेस, वो भाग नहीं सकता। ग्रेस का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। वो इटली चला गया, एग्जाम चीटिंग, स्पॉट कैंसिल होकर वापस आ रहा है। वो अभी तक इस बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से उभर नहीं पाई थी जब बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। एक रूममेट दौड़कर उसे खोलने गई। बाकी तीनों ने सेंगवास की तरफ देखा, जो सबसे मशहूर हस्ती थे। प्रोफेसर विलियम्स सख्त चेहरे के साथ अंदर आए। उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर लेटे व्यक्ति को देखा। उनकी नेचुरली अथॉरिटी वाली मौजूदगी लोगों को सीधे उनकी तरफ देखने से डरती थी। तुम जरूर ग्रेस हो। मैंने सुना कि तुमने ईथन और सीन के बीच प्लेजरिज्म केस में गवाही दी थी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूममेट्स ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे से निकल गए। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होते देख ग्रेस ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। हाँ, मैं ही थी। मुझे पक्का जवाब मिल गया था। प्रोफेसर विलियम्स का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ईथन ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी। इतने गंभीर मामले में सबूत बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे कामों का उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उस पर प्लेजरिज्म का बोझ है, उसका एक्सचेंज स्टूडेंट का स्पॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। कॉलेज पब्लिक की राय दबाने के लिए उसे निकालने पर विचार कर रहा है। एक बार पेपर वर्क पूरा हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, इन 2 सालों में क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे एक डेड एंड तक ले जाना चाहती हो? अगर एक इंसान के तौर पर तुम्हारा ज़मीर बचा है तो तुरंत स्कूल जाओ और उन्हें सच बताओ। नहीं तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि मैं और पूरा डिज़ाइन कॉलेज तुम्हारे एक झूठ से बर्बाद हो जाएगा। ये बातें सुनकर ग्रेस का सिर घूमने लगा। उसका दिल तुरंत घबराने लगा। उसे बस इस बात पर गुस्सा था कि मैंने क्लब की पार्टी में उसे नहीं चुना। वो मुझे ज़बरदस्ती बुलाना चाहती थी कि मैं आकर सुलह कर लूँ, इसलिए उसने टीचर झाओ से झूठ बोला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे इतना बड़ा चेन रिएक्शन होगा, और तो और सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा प्रोफेसर विलियम्स ने बताया था, तो अगर उसने सच में मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया तो हालात कितने बिगड़ जाएंगे। मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए मैं शायद ज़िंदगी भर उससे नफरत करता रहूँगा। प्यार करने वाले पक्के दुश्मन बन जाते हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे ग्रेस कभी मान नहीं सकती थी, मरते दम तक भी नहीं। उसे अब अपने माथे के घाव की कोई परवाह नहीं थी। उठने, प्रोफेसर विलियम्स के साथ स्कूल जाने और सच बताने के लिए उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, मेडिकल स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर उसे जाने नहीं दे रहे थे। सब उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुन रही थी। स्कूल लौटने पर जोर देते हुए प्रोफेसर विलियम्स ने पहले ही डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के हेड से कॉन्टैक्ट कर लिया था। डिज़ाइन कॉलेज के डीन और टीचर झाओ के सामने ग्रेस ने सीन को नकल करने वाला बताया।
सीन को उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उसके खिलाफ हो जाएगी। वो तुरंत घबरा गया, रोने लगा और कहने लगा कि ये वो नहीं था। टीचर झाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बात से पलट जाएगी, ये ना जानते हुए कि उस पर यकीन करे या नहीं। ग्रेस ने सीन को बेरुखी से देखा, अपना फ़ोन खोला और एक फ़ोटो दिखाई। ये एक लेटर है जो सीन ने मुझे पहले खुद लिखा था। मेरा परिवार बाद में ओरिजिनल ले आएगा। आप लेटर और नोट पर हैंडराइटिंग की तुलना कर सकते हैं। ये सुनकर सीन का चेहरा तुरंत उतर गया। कई लीडर्स की गंभीर निगाहों के नीचे वो कुछ कदम पीछे हट गया, बेकाबू होकर कांप रहा था, पागलों की तरह रो रहा था। ग्रेस, मैं सीन हूँ। क्या तुम भूल गई हो कि हम साथ साथ बड़े हुए हैं? ये मामला पहले ही खत्म हो चुका है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ग्रेस ने देखा कि सबूतों के बावजूद वो अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक आ गई। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। पहले तुम सिर्फ एक्टिंग करती थी, अब मैं और एक्टिंग नहीं करना चाहती। बेशक मैं अब तुम्हारा बचाव नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हें अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शॉन के परिवार वाले ओरिजिनल लेटर ले आए। ध्यान से तुलना करने पर पता चला कि नोट पर लिखावट सच में शॉन की थी। डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट ने तुरंत एक मीटिंग की और पूरे स्कूल में एक अनाउंसमेंट जारी करने का फैसला किया। गंभीर असर की वजह से बातें साफ करने के लिए शॉन को स्कूल से निकाल दिया गया और ये घटना उसकी परमानेंट फाइल में रिकॉर्ड कर ली गई। जब सब कुछ ठीक हो गया तो अंधेरा हो चुका था। ग्रेस बाहर आते हुए दीवार से टिक गई और प्रोफेसर विलियम्स को आवाज़ दी। प्रोफेसर विलियम्स, क्या एथन को पता है कि यहाँ क्या हुआ था? हालांकि मामला पूरी तरह से सुलझ गया था, लेकिन प्रोफेसर विलियम्स का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो अब भी उसे नाराज़गी से देख रहे थे। उसे निकाला जाने वाला था। उसे कैसे पता नहीं चलता? क्या तुमने अपना सिर ज्यादा जोर से मारा था? इस तरह डांट पड़ने से ग्रेस को और भी बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी समझाना और चीजें सुलझाना चाहती थी। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो क्या वो वापस आएगा? प्रोफेसर विलियम्स ने उसे घूरा। उनकी आवाज में नफरत थी। ये जगह पूरे डिजाइन कॉलेज में अकेली है। एथन ने इटली में 3 साल की अच्छी पढ़ाई के बाद अपनी मेरिट से इसे कमाया है। जब वो वापस आएगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा। वो वापस क्यों आएगा? इसके अलावा सिंघवा में तुम्हारे जैसे लोगों के साथ वापस ना आने से उसे कुछ तकलीफ से बचाया जा सकता था। मुझे पता होना चाहिए था कि वो तुम्हारे जैसे किसी के प्यार में पड़ गया है। मुझे उससे पार्टनर चुनने के बारे में तभी बात कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें सच में अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जब मुझे प्रोफेसर विलियम्स का सेफ्टी कॉल आया, मैं समुद्र के किनारे धूप सेंक रहा था। उसे नहीं पता था कि टीचर ने ग्रेस से सच कैसे उगलवाया और वो पूछना नहीं चाहता था। बस टीचर का दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर विलियम्स ने उसे कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए, फिर जल्दी से मीटिंग के लिए चले गए। मैंने समुद्र की हवा महसूस की, अपने पास जूस का एक घूंट लिया और बीच पर आराम से लेट गया। 3 दिन पहले मैं इटली पहुंचा। असल में सीधे एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करने का इरादा था, लेकिन स्कूल ने मेरी सिचुएशन वेरीफाई करने के लिए चीन वापस कॉल किया। अचानक मुझे बताया गया कि मेरे स्पॉट में कोई प्रॉब्लम है और इसे टेम्पररी तौर पर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। मैंने अपने रूममेट से पूछा और पता चला कि किसी ने चुपके से मेरी रिपोर्ट कर दी थी। फिर मैंने प्रोफेसर विलियम से सिचुएशन समझाने के लिए कांटेक्ट किया और उनसे कोई सोल्यूशन सोचने को कहा। हालांकि प्रोफेसर विलियम सिन्हुआ के लिए एक जाना माना चेहरा थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस मामले को साफ करना मुश्किल होगा और उन्होंने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली थी। मुझे कहना होगा, ग्रेस से मिलने के बाद से मेरी स्ट्रेस टॉलरेंस में साफ तौर पर काफ़ी सुधार हुआ था। अब मुझे शायद नौकरी से निकाले जाने के गंभीर नतीजे का सामना करना पड़ रहा था। मैं ये सब भूल गया था, अब इसे दिल पर नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि रात भर के लिए प्लेन का टिकट खरीदने का भी मन कर रहा था, ताकि एजेंसी के किनारे थोड़ी छुट्टी बिता सकूं। अब जब सब कुछ सुलझ गया था तो मैं पूरी तरह से रिलैक्स था। सोच रहा था कि कब वापस जाना है, अधूरे प्रोसीजर पूरे करने हैं। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट टिकट देख रहा था, अचानक डॉम ग्रुप चैट में एक मैसेज आया। एथन, ग्रेस अभी अभी हमें ढूंढते हुए हमारे डॉम में आई थी। उसने कहा कि उसे तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने कहा कि वो माफ़ी मांगना चाहती है। हम उसकी चालों में नहीं फंसेंगे, चिंता मत करो। हमने एक भी डिजिट नहीं बताया। तुम्हें नहीं पता कि वो अब कितनी थकी हुई लग रही है। अभी भी उसके सिर पर गौज लिपटा हुआ है। सुना है कि वो कुछ दिन पहले आईसीयू में थी। करमाली, ये एक बात है, वो इसकी हकदार है। ये साफ शिकायतें देखकर मेरे दिमाग में तुरंत ग्रेस के मेरे नए फ़ोन नंबर मांगने और रिजेक्ट होने की तस्वीरें आई। मेरे होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मैंने एक गाना गुनगुनाया और ग्रुप को एक बड़ा लाल लिफाफा भेजा। पिछले दिनों मेरी मदद करने के लिए सभी का धन्यवाद। सब कुछ आसानी से सुलझ गया है। जब 3 साल का समय पूरा हो जाएगा तो मैं चीन लौटने पर सभी को डिनर पर बुलाऊंगा, ताकि मैं खुद जाकर अपना शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरे रूममेट्स जानते थे कि मैं हमेशा दिलदार था और पीछे नहीं हटता था। उन सभी ने लाल लिफाफा ले लिया। स्क्रीन पर गिरते हुए किस वाले इमोजी देखकर मैं इतने अच्छे रूममेट से मिलकर खुश था। 2 मिलान वापस जाने के लिए सबसे पहली फ्लाइट बुक करने के बाद मैंने स्ट्रेच किया और खड़ा हो गया और होटल की ओर नरम रेत पर चलने लगा।
इस बार प्रोसेस बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपने हाथ में स्टैंप लगे डॉक्यूमेंट्स और अपनी नई स्टूडेंट आईडी देखी, जिससे मैं खुश था। जब स्टाफ ने पूछा कि क्या मुझे डॉर्मेटरी चाहिए या मैं अपना अपार्टमेंट ढूंढूंगा, क्योंकि मैं मुश्किल इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉर्मेटरी को सच में स्वीकार नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने परिवार से स्कूल के पास पहले से एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया और तुरंत अपना सामान लेकर वहाँ चला गया। अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद मैंने आगे की सीढ़ियों की तरफ देखा और अपना भारी सूटकेस उठाने की कोशिश की। एक लंबी आह भरी, ठीक वैसे ही जैसे मैं सोच रहा था कि किसी को मदद के लिए पैसे दूं या नहीं। अचानक पास से एक खूबसूरत लड़की की आवाज़ आई। मैं मुड़ा और देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जवान गोरी लड़की इंग्लिश में पूछ रही थी कि क्या मुझे मदद चाहिए। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा। खूबसूरत लड़की ने मेरा सामान उठाने में मदद की। सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए मुझसे बातें करती रही जब तक हम अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे। हम दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका था। मैंने प्यार से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने मुझे अपनी लाल हथेलियां दिखाईं। मजाक में, मैंने तुम्हारी मदद की, शायद एक सिंपल थैंक यू काफ़ी नहीं है। अगर हो सके तो क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकती हो। ये रिक्वेस्ट सुनकर मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन जल्दी से रिएक्ट किया और अपने बैग में ढूंढने लगा। अच्छी तरह ढूंढने के बाद मुझे नहीं मिला कि मैंने उन्हें कहाँ रखा था। मैं बस माफ़ी मांगते हुए कह सका सॉरी। उस सुंदरी ने कहा कि कोई बात नहीं। किसी तरह कहीं से एक पेन निकाला और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। क्या तुम मेरे हाथ पर अपना फ़ोन नंबर लिख सकती हो। मैं कुछ सेकंड के लिए झिझका, लेकिन पेन ले लिया। उस पतले जेट जैसे हाथ पर मैंने नंबरों की एक लंबी लाइन लिख दी। नए अपार्टमेंट में जाने के बाद मैं कई दिनों तक बिजी रहा। आखिरकार जगह को ठीक से अरेंज किया। उस शाम मुझे खबर मिली कि सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। कल ऑडिटोरियम में एक वेलकम सेरेमनी होगी। मैंने टाइम नोट किया और अगले दिन जल्दी निकल गया। पिछले कुछ दिनों में हालांकि मैं फ्री होने पर कैंपस में घूमता रहता था, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा था और आर्किटेक्चरल स्टाइल काफ़ी मिलते जुलते थे। फिर भी मैं रास्ता भटक जाता था। ये देखकर कि टाइम कम पड़ रहा है, जैसे ही मैं किसी से रास्ता पूछने वाला था, मेरा फ़ोन अचानक बज उठा। ये एक अनजान नंबर था। एक पल झिझकने के बाद मैंने उठाया। एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ आई, रिसीवर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। जब मैं हैरान था तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपथपाया। मैं मुड़ा, घूमा और उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी। मुस्कुरा रही थी और मेरा स्वागत कर रही थी। फ़ोन अभी भी उसके कान पर था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये उसका नंबर था। मेरे चेहरे पर खुशी का भाव था। लूसी ने पूछा कि मैं किस बारे में दिन में सपने देख रहा था। मैंने उसे सच में बताया कि ऑडिटोरियम के बारे में सुनकर मुझे क्या परेशानी हो रही थी। उसने तुरंत कहा कि वो भी वहीं जा रही है और मुझे रास्ता दिखा सकती है। मुझे उस पर शक नहीं हुआ। हम दोनों उस भूल भुलैया जैसे कैंपस से होते हुए पूरे रास्ते बातें करते और हंसते हुए आगे बढ़े। लगभग 10 मिनट चलने के बाद लूसी ने आगे एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया और मुझे बताया कि हम पहुंच गए हैं। मैंने चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। वास्तव में ये स्कूल द्वारा भेजी गई बिल्डिंग की फ़ोटो से बिल्कुल मेल खाता था। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया और लूसी को धन्यवाद दिया। ये स्वागत समारोह 2 घंटे तक चला। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर आया तो मेरी पीठ में दर्द था। मैं सोच रहा था कि दोपहर का भोजन कहाँ करूं। जब कोई अचानक मेरे सामने आ गया तो लूसी मुस्कुराई और मुझे अभिवादन किया। मेरे दोपहर के भोजन की योजना के बारे में पूछा। मैं वास्तव में इसी बात से परेशान था। उसने मेरी चिंता देखी और मुस्कुराते हुए एक रेस्टोरेंट की सिफारिश की और मुझे उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत उत्साहित था। मैं सहमत हो गया और उसके पीछे स्कूल से बाहर चला गया। जब हम रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मुझे उम्मीद है कि आज हम खाने का अच्छा अनुभव करेंगे और मैं चाइनीज़ खाना भी ट्राई करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये रेस्टोरेंट चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ध्यान रखने वाली होगी और मैं उसकी मेहरबानी को मना नहीं करना चाहता था। मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, तो चलो इसी जगह चलते हैं। मैं यहाँ कुछ हद तक होस्ट हूँ, मुझे इसका ध्यान रखने दो। मैं अच्छा समय बिताने वाला हूँ। मैं इस खाने का दीवाना हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको एक अच्छा चाइनीज़ खाने का अनुभव दे पाऊंगा। रेस्टोरेंट में घुसते ही हम दोनों ने बातें की, एक सीट ढूंढी और बैठ गए। मैंने लूसी को दिखाते हुए मेन्यू पकड़ा। वो इन डिशेस में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। मैंने उन्हें एक एक करके बताया, फिर 5 डिशेस ऑर्डर की। उसकी जिंदा दिल लेकिन विनम्र पर्सनैलिटी की वजह से ये खाना सच में बहुत अच्छा था। हमने ईस्ट और वेस्ट के बीच कल्चरल अंतरों पर बात की और स्कूल में हाल ही में हुई कई दिलचस्प बातों के बारे में बात की। हम जल्दी ही एक दूसरे को जान गए। लंच के बाद लूसी मुझे मेरे अपार्टमेंट तक भी छोड़ आई। जाते समय उसने हिचकिचाहट भरा चेहरा दिखाया और विनम्रता से इस वीकेंड का न्योता दिया। क्या मुझे आपको दोपहर की चाय पर बुलाने का सम्मान मिल सकता है? वीकेंड पर मौसम बहुत अच्छा था। मैंने खुशी खुशी न्योता मान लिया। गार्डन कैफे में लूसी के साथ आराम से बातें कर रहा था। तभी झील से सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़कर आया। एक पंख मेरे बालों पर आ गिरा। लूसी ने उसे देखा और मुस्कुराई और उसे हटाने में मदद करने के लिए खड़ी हो गई। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। दूर से हम काफी करीबी लग रहे थे। मैंने मुस्कुराती आंखों से ऊपर देखा। मेरे होठों से धन्यवाद मुश्किल से निकल रहा था। जब मेरी नज़र बाईं और कुछ पर पड़ी तो मेरी नज़र तुरंत जम गई। वो औरत माथे पर पट्टी बांधे एंट्रेंस पर खड़ी थी। पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। वो ग्रेस जैसी क्यों लग रही थी? इससे पहले कि मैं करीब से देख पाता वो औरत गुस्से में आ चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखें नीचे कर लीं, ऊपर से स्वादिष्ट पेस्ट्री की टेबल को देखते हुए। उसकी नज़र हम दोनों के बीच घूम रही थी। गुस्से से पूछ रही थी कि वो कौन है।
वो जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये सच में ग्रेस ही थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। मैं उसके दिखने से हैरान नहीं था। मुझे पता था कि वो आखिरकार इटली तक मेरा पीछा करेगी। आखिर ग्रेस की नज़र में मैं आसानी से पहुँच सकने वाला शिकार था। वो मुझे कभी अपनी नाक के नीचे से भागने नहीं देती थी। मैंने इस रियूनियन के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसके बुरे रवैये का सामना करते हुए भी मैं बहुत शांत रहा। एक नया दोस्त बना। ये कैसा दोस्त? गर्लफ्रेंड है? ग्रेस ने उन आखिरी कुछ शब्दों पर लगभग दांत पीस लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी गंभीर चोटों के साथ खुद को यहाँ घसीटना पड़ेगा। वो ऐसे सीन में चली जाएगी जहाँ मैं किसी दूसरी औरत को डेट कर रहा हूँ। विदेश में कुछ ही दिन रहे और आपको पहले ही कोई नया मिल गया। क्या आप मुझे 2 साल से पसंद नहीं करती थी? 99 बार रिजेक्ट होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी? क्या हम 100वें कन्फेशन पर साथ रहने के लिए सहमत नहीं हुए थे? आप अपनी बात से क्यों मुकर रही हैं? अपना वादा तोड़ रही हैं? ये महसूस करते हुए ग्रेस के सीने में गुस्सा और भी भड़क उठा। उसकी आवाज में पीड़ा भर गई। आप मुझे भूल गईं। मैंने उसे पुरानी शिकायतें दोहराने का मौका नहीं दिया। सीधे तौर पर मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात को बीच में ही काट दिया। आपके पीछे भागना वास्तव में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ अगर मैं भूल गई? क्या मुझे नहीं भूलना चाहिए था? उस चेहरे के अलावा आप में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ बदलना चाहती हूँ। क्या उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए? कुछ वाक्यों ने ग्रेस का गला पूरी तरह घोंट दिया। उसने मुझे हैरानी से देखा। उसकी आंखों में शक था। ईथन, पिछले कुछ दिनों में तुम असल में क्या झेल रहे हो? हम साफ तौर पर सहमत थे। मैं इन दिनों बहुत अच्छा समय बिता रही हूँ। अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ, अच्छी नींद ले रही हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे घूमने का भी टाइम मिला। तुम्हारा अचानक यहाँ आना मुझे दुखी कर रहा है। अगर तुम मेरा मतलब समझ सकते हो तो प्लीज इस कैफे से तुरंत निकल जाओ। सच कहूँ तो तुम इस खूबसूरत औरत के साथ मेरे खाने में खलल डाल रहे हो। जब मैंने ये कहा तो मेरा टोन हल्का और हवा हवाई था। मेरे एक्सप्रेशन का मतलब था। सच तो ये है, इस ठंडे और बेपरवाह रवैये ने ग्रेस के पहले से ही खराब चेहरे को और भी पीला कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सच में उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसकी भावनाएं और भी भड़क गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अजीब तरह से समझाने लगी, मैं पहले गलत थी। मुझे तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ़ करना है एथन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मेरी नज़र में उसकी माफ़ी पूरी तरह से झूठी थी। मुझे सबके सामने 99 बार रिजेक्ट किया गया था। तुम्हारी एक माफ़ी सब कुछ मिटा सकती है। क्या ख्याली पुलाव, क्या बेकार की बातें हैं, क्या बेकार का सपना है। उसके थोड़े कांपते हाथों को देखकर मैंने भौहें चढ़ाईं। मेरे लहजे में मजाक था। मैं कैंपस ब्यूटी की माफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत करो, अब से हम अजनबी हैं। तुम्हें अब मेरे तुमसे चिपके रहने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों में पक्का इरादा देखकर ग्रेस जान गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ अनजाने में कस गए। मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि मैं भौहें चढ़ाने लगा। लूसी, जो हमारी बातचीत समझ नहीं पा रही थी, शुरू में उसे लगा कि हम दोस्त हैं जो बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, मेरा हाथ इतना पकड़ा जा रहा है कि वो लाल हो गया है, तो वो जल्दी से खड़ी हो गई और मुझे छुड़ाने में मदद की। ग्रेस, जो पहले से ही परेशान थी, उसके लिए ये हरकत एक उकसावे वाली बात थी। बिना सोचे समझे उसने लूसी का हाथ हटा दिया। लूसी कई कदम पीछे हट गई। ग्रेस ने उसे ठंडी नज़रों से घूरा और मुझे खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की। उसने खुद को दीवार के सहारे संभाला। मेरा विरोध करने वाला चेहरा देखकर वो तुरंत फिर से आगे बढ़ी और ग्रेस के चेहरे पर एक मुक्का मारा। दोनों में तुरंत हाथापाई होने लगी। पहले शांत गार्डन कैफे में अफरा तफरी मच गई। मेज़ और कुर्सियां गिर गईं। हर जगह मलबा फैल गया। पास के गमले भी गिर गए। कई ग्राहक उलझने के डर से दरवाजे से बाहर भाग गए। दूसरी मंजिल पर दुकान के मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। शहर के बीच में होने की वजह से पुलिस जल्दी पहुंची और गुस्साए दोनों लोगों को अलग किया और दोनों को थाने ले गई। ग्रेस के सिर पर बंधी पट्टी फट गई थी, जिससे एक भयानक घाव दिख रहा था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर कांप गए। उन्हें लगा कि लूसी किसी मरीज को धमका रही है। लूसी ने बहुत कोशिश की कि वो उसे समझाए। ग्रेस भी पीछे नहीं हट रही थी, इस बात पर जोर देते हुए कि लूसी ने पहले हमला किया था। दोनों काफ़ी देर तक बहस करती रहीं, जिससे ऑफिस के कान के पर्दे लगभग फट ही गए थे। ये जाने बिना कि कौन सही था या गलत, वे हताशा में मदद के लिए सिर्फ मुझसे ही पूछ सकते थे, क्योंकि मैं अकेला चश्मदीद गवाह था। सर, क्या आप बता सकते हैं कि मौके पर क्या हुआ था, प्लीज़? ये पूछताछ सुनकर दोनों एक साथ मुड़े और उनकी बेचैन निगाहें मुझ पर टिक गईं। जिस पल से वे लड़ने लगे, मैं गलती से चोट लगने से बचने के लिए एक तरफ हट गया था। पूरी लड़ाई के दौरान मैंने उन्हें एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखा। एक शब्द भी नहीं कहा। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने बिना पलक झपकाए अपना हाथ उठाया, ग्रेस की तरफ इशारा किया। उसने पहला कदम उठाया और उसे धक्का दे दिया। ये बातें सुनकर ग्रेस एकदम वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे पहचान पाऊंगा। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। मैंने उसे बस थोड़ा सा धक्का दिया था। साफ था कि पहले उसी में मारा था। इथन, तुम ऐसा क्यों करोगी?
उसकी बातें अचानक रुक गईं। ग्रेस के मन में एक पल को एहसास हुआ। उसे अचानक समझ आ गया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं उससे बदला ले रहा था, उसे गलत इल्ज़ाम लगने और इल्ज़ाम लेने का एहसास करा रहा था। यह एहसास होने पर वो एक और शब्द नहीं कह सकी, बस उसका सीना जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। सांस नहीं ले पा रही थी। पुलिस चीनी भाषा नहीं समझ पा रही थी और चाहती थी कि मैं ट्रांसलेट करूं। मैंने सीधे हमारे बीच के रिश्ते को साफ कर दिया। लूसी और मैं साथ में खाना खा रही थी, वो अंदर घुस आई और हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे ज़बरदस्ती जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, फिर किसी को धक्का दिया, इसीलिए वे लड़ने लगी। ग्रेस के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज़ भारी और बेबस थी। तुम फिर कभी मेरे साथ खड़े नहीं हो गए है ना? मैंने उसे नफरत से देखा और ठंडी मुस्कान दी। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा होता हूँ। ग्रेस फिर भी हार नहीं मानी और एक और सवाल पूछ लिया। अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम सच में सच बताते? ये कोई सवाल भी है? क्या हम करीबी रिश्तेदार हैं या कुछ और? लूसी जवान और पतली स्किन वाली है। बेशक मुझे अपनी दोस्त का ध्यान रखना है। वो लाइन बोलने के बाद उसने मुझे जो भी एक्सप्रेशन दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुड़ा और चला गया, एक गवाही के साथ, और जल्दी से सर्विलांस फुटेज भी हासिल कर ली। सच जल्द ही सामने आ गया। ग्रेस को एक विदेशी नागरिक के तौर पर हिरासत में लिया गया था जो गड़बड़ी कर रही थी। मैंने लूसी के बाहर आने का इंतजार किया और उससे माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी मांगी। उसने हाथ हिलाया, छोटी मोटी चोटों को दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय कहा कि आज की डेट में रुकावट आई। वो मुझे अगले हफ्ते फिर से बाहर बुलाना चाहती थी। मैंने ध्यान से सोचा, हालांकि लूसी वाकई बहुत खूबसूरत थी, आज जो हुआ उससे वो उतनी समझदार नहीं लग रही थी। मुझे पता था कि ग्रेस सामने आएगी और मुझे पता था कि ग्रेस इसे आसानी से नहीं जाने देगी, और मैं उसे इसमें नहीं घसीटना चाहता था। साथ ही मैं दोबारा पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहता था। मैं समझ सकता था कि उसके मेरे लिए कुछ और ही इरादे थे। अभी का मैं अब बिना सोचे समझे काम नहीं करता, इसलिए आखिर में मैंने प्यार से मना कर दिया। ग्रेस में बहुत देर तक कनेक्शन ढूंढे, आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसकी मदद की। वो अकेले सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूमती रही, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाए। हाल ही में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दिल आग में भुन रहा हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला, बहुत ज़्यादा पछतावा एक लहर की तरह उमड़ा, उसे पूरी तरह से डुबो दिया। वो बेसब्री से मेरे 99th कन्फेशन पर वापस जाना चाहती थी, उसी समय और वहीं मेरे साथ रहने के लिए राज़ी होना, अपनी सच्ची फीलिंग्स बताना। तब आगे की कोई भी गड़बड़ नहीं होती, मैंने उस पर हार नहीं मानी होती, हम साथ हो सकते थे। लेकिन देर रात की ठंडी हवा और बारिश ने उसकी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। लगातार हो रही बूंदाबांदी को देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि सब कुछ उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती। फिर भी वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने 2 साल तक चुपके से प्यार किया था, 2 साल तक इंतज़ार किया था, अपनी उम्मीदों को बिल्कुल भी टूटने नहीं देगी। उसने कसम खाई कि वो मुझे वापस पाने का हर तरीका ढूंढेगी, जिस तरह मैंने उसका पीछा किया था। एक माफ़ी पाने के लिए 100 तरह की भक्ति का इस्तेमाल करना, बस एक बार ही काफ़ी होगा। अगले आधे महीने तक मैंने ग्रेस को नहीं देखा। जिंदगी नॉर्मल हो गई। उसके बाद लूसी ने मुझे 2 बार और डेट पर चलने के लिए कहा। मेरे मना करने के बाद हमारा रिश्ता बस खत्म हो गया। मुझे इस छोटे से रोमांस का दुख नहीं हुआ। मेरी नॉर्मल सोशल और एकेडमिक ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी। इस विदेशी ज़मीन पर मैंने खाना पकाने की कुछ टेक्निक भी सीखी, तो मैं जल्दी ही घुल मिल गया इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्कल में। जब मैं ग्रेस के होने को भूलने ही वाला था, वो अचानक फिर से आ गई, कई कारों के, गुलाब और गुब्बारों के साथ। स्कूल में मुझे रोकती हुई, हर तरफ से उत्सुक नज़रों को देखती हुई। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। ग्रेस ने मेरे एक्सप्रेशन को नज़रअंदाज कर दिया, मौके का फ़ायदा उठाते हुए, अपने दिल में जो कुछ भी छिपाया था उसे बाहर निकालने के लिए। एथन, अगर मैं भी तुम्हारा 100 बार पीछा करूं, तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? अगर मैंने ये शब्द कुछ महीने पहले सुने होते तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं ऐसी घटिया बातें नहीं कह सकता था। क्या मुझ में उस समय कोई जुनून था कि मैं सच में इतनी बार सबके सामने ऐसी बातें कह पाता था? उन दिनों को याद करके मुझे पुरानी यादें भी नहीं आती, बस देखना बहुत दर्दनाक लगता था। अगर मुझे टाइम में ट्रैवल करने का एक मौका मिलता तो मैं ज़रूर पहली नज़र में ग्रेस के प्यार में पड़ने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता, सीधे उसकी असली पहचान दिखाता, इतने लंबे समय तक बेवकूफ़ी नहीं करता। 2 साल 700 से ज़्यादा दिन किसी नाकाबिल इंसान के लिए बर्बाद करना कितनी अफसोस की बात है।
मुझे अब भी अफसोस हो रहा था। सामने वाले की बात ना सुनना, बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जवाब ना मिलने पर ग्रेस का दिल और ज्यादा घबरा गया। उसका पूरा रवैया बेचैन और बेचैन हो गया। वो इधर उधर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या उसने कुछ ठीक से नहीं किया, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद उसे कोई कमी नहीं मिली। वो बस मुझे घबराहट से देख सकती थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें नीची की, मैंने सीधे उसकी नजरों से बचते हुए मुड़कर दूर किसी को देखकर हाथ हिलाया। मेरी आवाज में हैरानी थी। हे स्टेला, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी नज़र का पीछा किया और उसे एहसास हुआ कि मैं किसी और को नमस्ते कर रहा हूँ। इस नज़रअंदाज करने वाले रवैये से ग्रेस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका रंग तुरंत बहुत बुरा हो गया। वो दांत पीसते हुए कुछ शब्द निकालने की कोशिश कर रही थी, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। ईथन, इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, स्टेला नाम की लड़की पास आई। उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ईथन, हम कैंपिंग पर जाने का प्लान बना रहे हैं, हमारे साथ आना चाहते हो? मौसम साफ था। मेरे पास वीकेंड के लिए कोई और प्लान नहीं था और मेरे सामने एक बड़ी मुसीबत थी। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। मैं खुशी खुशी मान गया। स्टेला को उम्मीद थी कि मैं मान जाऊंगा और उसने अपने हाथ से बैग ले लिया। मैंने मना नहीं किया, सीधे उसे बैग थमा दिया और मुस्कुराते हुए उसके शाम के प्लान के बारे में पूछा। हम दोनों में से किसी ने भी ग्रेस को देखा तक नहीं और कैंपिंग ग्रुप में शामिल होते हुए बातें करते रहे। लोगों के ग्रुप को धीरे धीरे जाते देखकर ग्रेस का रंग अचानक बहुत पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। स्टेला को गुस्से और गहरी जलन से भरी आंखों से देख रही थी। ग्रेस हमारे पीछे पीछे नदी पार करके बाहर तक आई। वो दूसरी तरफ हो रही हर चीज़ को साफ साफ देख सकती थी। 7-8 इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साथ बारबेक्यू कर रहे थे और बातें कर रहे थे। पार्टी गेम्स खेल रहे थे, बहुत खुश लग रहे थे। वो घुल मिल नहीं पा रही थी, बस दूर से देख सकती थी। लेकिन जितना ज़्यादा वो देखती, उसका दिल उतना ही दुखता। मैंने कुछ भी किया, स्टेला नाम की वो लड़की मेरे साथ रही। हम दोनों के बीच की दूरी कभी 10 कदम से ज़्यादा नहीं हुई और हम और करीब आते गए। ये अपनापन अलग था दूसरों से। ग्रेस की आंखें जलन से लाल हो गईं। काश वो जाकर मुझे सीधे खींच ले, लेकिन वो साफ साफ जानती थी कि अगर उसने सच में ऐसा किया तो मुझे पक्का गुस्सा आएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े और बिगड़े, इसलिए वो आग में घी डालने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस उन मुश्किल भावनाओं को निगल सकती थी जो उसके दिल और फेफड़ों में जल रही थीं। खुद को इसे सहने के लिए मना रही थी। ये सब्र 6 घंटे तक चला। आसमान धीरे धीरे काला होता गया। दूसरी तरफ उन्होंने अलाव जलाया और एक पार्टी रखी। बहुत रौनक थी, शायद बहुत शोर था। मुझे इसकी आदत नहीं थी और मैं हवा का मजा लेने के लिए अकेले नदी किनारे चला गया। ग्रेस ने मौका देखकर मेरे पास आकर ईथन को आवाज़ दी। मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। आज मेरा मूड अच्छा था, लेकिन उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा लहजा कुछ खास अच्छा नहीं था। सॉरी, मैं सच में सुनना नहीं चाहता। ये कहकर मैं जाने लगा। ग्रेस तुरंत घबरा गई और सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें मिन्नतों से भरी थी। बस मुझे कुछ मिनट दो ईथन, कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता था। मैं बहुत समय से कहना चाहता था। ये सुनकर मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन काफ़ी हल्का था। बहुत पुरानी कौन सी बातें? मुझे मत बताना कि पहली नज़र में मुझ पर फिदा होना कोई बकवास है। 2 साल पहले आखिर तक। मेरी आवाज़ में पहले से ही मजाक उड़ाने वाला लहजा आ गया था। ग्रेस को जैसे बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह से जम गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे मुंह से वो राज सुनेगी जिसे वो सोचती थी कि उसने इतने अच्छे से छिपा रखा है। मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। मेरे चेहरे पर मजाक और गहरा होता गया। ग्रेस, ध्यान से सोचो। अगर तुमने ये शब्द कहे हैं तो मुझे भूल जाओ, किसी और को, खुद को भी। क्या तुम इस पर यकीन करने की हिम्मत करोगी? किसका सीक्रेट क्रश 2 साल तक बिना किसी लीक के छिपा रह सकता है? कौन अपने क्रश के 99 कन्फेशंस को सबके सामने मना कर देगा सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? कौन उस इंसान को जिसे वो पसंद करता है बिना चूके दूसरी तरफ धकेल सकता है हर मुश्किल और दर्द के सामने? क्या ये प्यार है? एकदम नफरत जैसा है ना? मेरा मजाक सुनकर ग्रेस के कानों में घंटी बजने लगी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। वो हर चीज़ को मना करना चाहती थी, लेकिन आखिर में एक भी शब्द से बहस नहीं कर सकी। बस कुछ कमज़ोर सा कह सकी, ये सच नहीं है ईथन, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे आसपास हर कोई ये जानता है। वे सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें कौन पसंद है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे नज़रिए से कम जिसे तुम शुरू से आखिर तक पसंद करती थी वो हमेशा शॉन था। तुम्हें जाकर उसके प्रति अपनी भक्ति कबूल करनी चाहिए, उसके प्रति अपनी वफादारी जाहिर करनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो। ये सब मुझे शुरू से आखिर तक घिनौना लग रहा था। मेरे चेहरे पर साफ साफ नफरत का भाव ग्रेस को तोड़ने वाली आखिरी चीज़ बन गया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, फिर भी जाने को तैयार नहीं थी। जिद करके मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझ में उसके साथ उलझने का सब्र नहीं था। उसने सीधे मेरा हाथ छुड़ाया और जाने के लिए मुड़ी। जिस पल हमारे हाथ अलग हुए, उसे लगा जैसे वो सब कुछ खोने वाली है। एक हल्का सा दर्द उसके दिल में चुभ गया। उसके शरीर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। लड़खड़ाते हुए, जैसे गिरने वाली हो, मैं पूरी तरह से बेपरवाह रहा।
हल्के कदमों से भीड़ की तरफ वापस चल रहा था। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा कि एक बार सब कुछ सामने आ गया तो ग्रेस हार मान लेगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया इस इंसान का दिमाग खराब हो गया था। लगातार बेपरवाह, कोई रिएक्शन नहीं। अगर मैं ना देखने का नाटक कर सकता तो मैं ना देखने का नाटक करता। अगर वो काम नहीं करता तो मैं सिक्योरिटी को बुलाता, पब्लिक ऑर्डर में रुकावट डालने का बहाना बनाकर उसे हटवा देता। इस तरह आगे पीछे पूरा स्कूल इस ग्रेस कैरेक्टर के बारे में जानता था और उसके लगातार परेशान करने के बारे में जानता था। इसलिए वो जहां भी जाती लोग इशारा करते और फुसफुसाते, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया, बस मेरे पीछे पीछे चलती रही। उसे लगा कि अगर वो डटी रही तो आखिरकार वो मुझे बदल सकती है, लेकिन असलियत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। ना सिर्फ मुझे ऐसा कोई निशान नहीं दिखा कि मुझे छुआ गया है, बल्कि मैंने उसके सामने ही दूसरी औरतों के अप्रोच को मान लिया। मैं अच्छा दिखता था और मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। मैं बस दिखने से ही सबका ध्यान खींच सकता था, इसलिए मेरे लिए चाहने वालों की कभी कमी नहीं थी। पहले उसे आराम देने के लिए मैं दूसरी लड़कियों की फीलिंग्स को पूरी तरह से मना कर देता था और खुद को पूरे दिल से उसके लिए लगा देता था, लेकिन अब मैं उसके अलावा सभी का वेलकम करता था। कोई भी फूल भेजे मैं मुस्कुराकर उन्हें ले लेता था, हर एक को थैंक यू कहता, जैसे जानबूझकर उसे उकसा रहा हूं। ग्रेस बस बेबस होकर देख सकती थी। जैसे जैसे मैं अपने आसपास के ऑपोजिट जेंडर के करीब होता गया, हमारे बीच कुछ नहीं कर पा रहा था। शुरू से आखिर तक हम सिर्फ आम क्लासमेट थे। उसे मेरी सोशल फ्रीडम में दखल देने का कोई हक नहीं था। ये बात तब एकदम साफ हो गई जब उसने शराब पीकर अपना कंट्रोल खो दिया और एक औरत को पीटा जिसने मुझे फूल दिए थे। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा और ये शब्द कहे तो जैसे जैसे समय बीता हाथ का निशान धुंधला गया। ये शब्द उसके दिल पर अंकित हो गए, उसके सिर पर लटकती तलवार बन गए। एक सुई उसके शरीर में चुभती हुई उसे इसे गहराई से याद दिलाती रही, जिसे वो फिर कभी नहीं भूल सकती। धीरे धीरे ग्रेस को मुझे देखने की आदत होने लगी। वो चांद के चारों ओर सितारों की तरह प्रशंसकों से घिरी हुई थी। उसे मानना पड़ा कि मैं सही था, मैं कभी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। बार बार रिजेक्ट होने के बाद धीरे धीरे वो कुछ सुन हो गई। मैंने चाहे कितने भी दुख देने वाले शब्द कहे हों, उसे कैसी भी नजरें दी हों, उसे अब दिल का दर्द महसूस नहीं होता था। वो 1 से 50 तक गिनती करती थी, सर्दियों से लेकर वसंत और गर्मियों की शुरुआत तक। उसे लगता था कि जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। उसे लगता था कि वो फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएगी, शायद 100 में पहली बार भी हो। ग्रेस ने कभी हार मानने का प्लान नहीं बनाया, बस जब उसे लगा कि वो सच में ऐसा कर सकती है, हर चीज को आसानी से लिया। एक अनचाहा बदलाव हुआ। मैं उसके सामने एक और औरत का हाथ पकड़े हुए आया। मुस्कुराते हुए मैंने आसपास के लोगों से कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पल ग्रेस को लगा कि आसमान गिर रहा है। उसे लगा कि मैं बस उन औरतों के साथ खेल रहा हूँ, उसे दिखाने के लिए एक शो कर रहा हूँ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सच में किसी को कभी अपनाऊंगा। जब वो दिन उसकी आंखों के सामने हुआ, उसका खून सिर पर सवार हो गया। उसने तुरंत सारी समझ खो दी, सीधे आगे बढ़ी। जवाब चाहती थी। इससे पहले कि वो पास पहुंच पाती, उसे एक इंसानी दीवार के पार गश्त पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने रोका। लाल आंखों से वो जोर से चिल्लाई और पूछा, क्यों? मेरी नजर 1 सेकंड के लिए उस पर टिकी रही। मेरा लहजा बेपरवाह। मैं जवान और अमीर हूँ, मेरे पास बहुत खाली समय है। खूबसूरत औरतों को डेट करने में क्या गलत है? क्या ये तुम्हें परेशान करता है? इसके बाद ग्रेस लंबे समय तक तबाह रही। वो बार में अकेले शराब पीती थी, रात रात भर बेहोश हो जाती थी। कोई परवाह करने वाला नहीं था। हर सुबह जब वो उठती थी, खालीपन को देखती थी, खालीपन को। आसपास का माहौल, वो घर से दूर बिना किसी रिश्तेदार या दोस्त के एकदम अकेली होने की दर्दनाक भावनाओं में डूब जाती थी। एक तरफा प्यार का दर्द उसके दिल में कांटे बन गया था, जिसे घुलने का कोई रास्ता नहीं था। कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा पी लेती थी तो उसके मन में एक बेपरवाह ख्याल आता था। वो मुझे ढूंढना चाहती थी, मुझसे ब्रेकअप करने की भीख मांगती थी। लेकिन हर बार जब वो मेरे पास आती, मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़े साथ में खिलखिलाते हुए देखती, अब उसमें एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। ग्रेस मुझे 2 साल से जानती थी, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर इतनी खुशी भरी मुस्कान कभी नहीं देखी थी, क्योंकि हमारे साथ बिताए समय को आम भी नहीं कहा जा सकता था। सच कहूं तो ये सब रोज के दर्दनाक अनुभव थे, जिन्हें पीछे मुड़कर देखना बहुत मुश्किल था। बस एक बार मुझे किसी और के साथ देखकर उसे इतनी तकलीफ हुई थी। फिर पहले जब मैंने उसे शॉन के साथ देखा होगा तो मुझे कैसी फीलिंग्स आई होंगी। बस अब क्या ग्रेस सच में हमदर्दी दिखा सकती थी? लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। वो दोस्तों और परिवार की सलाह नहीं सुनती थी, मिलान में ही रहने की जिद करती थी, किसी तरह का हल ढूंढती थी। दिन ब दिन इतने लंबे होते हुए भी इतने कम समय के लिए। जब गर्मी की गर्मी आखिरकार कम हुई तो ग्रेस को आखिरकार मेरे ब्रेकअप की खबर मिली। पहले तो उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई जब तक उसने लोगों को बार बार इसका जिक्र करते नहीं सुना। तभी उसने उन खुशी की भावनाओं को बाहर निकालने की हिम्मत की जो इतने लंबे समय से उसके दिल में दबी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए मुझे ढूंढने गई, मुझे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन सब कुछ फिर से उसकी उम्मीदों से परे था। मुझ में उदासी का कोई निशान नहीं दिखा। जिस तरह से मैंने उसे देखा वो महीनों पहले जैसा ही था, जैसे हवा को देखता था। ग्रेस के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा कि क्या मेरे साथ किसी तरह का गलत हुआ है। मेरे लिए ये रिश्ता असल में फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित था।
मैं बस उस खूबसूरत औरत के लुक्स की तरफ खिंचा चला गया था। इसीलिए मैंने कुछ महीनों तक उसे डेट किया। अब उस चेहरे को काफ़ी देख लेने के बाद मैं खूबसूरती के हिसाब से थक गया था। क्योंकि वो वैसे भी चीन लौट रही थी तो मैंने जाहिर तौर पर ब्रेकअप करने का सुझाव दिया। जहाँ तक सच्ची भावनाओं की बात है, मैंने अलग होने के बाद कुछ तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू में थोड़ी उदासी के अलावा मैं काफ़ी जल्दी ठीक हो गया। तो ग्रेस का ऐसा अचानक सवाल सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। मैं उसे एक पल के लिए घूरता रहा। आखिर में एक अच्छी सी मुस्कान दी। ये एक दोस्ताना ब्रेकअप था, इसमें क्या गलत हो सकता है। ये सुनकर ग्रेस का दिल थोड़ा शांत हुआ। अगले ही पल मेरे ठंडे फॉलोअप से उसका गला भर आया। इसके अलावा भले ही मेरे साथ बहुत बुरा हुआ हो, पिछले 2 सालों में जो मैंने झेला है उसकी तुलना में इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या तुम वो गवाह नहीं हो जिसने ये सब खुद देखा है। इस मगरमच्छ के आंसू की नकली हमदर्दी से क्यों परेशान होना। उन आखिरी कुछ मजाकिया बातों ने ग्रेस को पीछे हटा दिया। वो समझाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं समझा सकता हूँ कि उस समय क्या हुआ था। ईथन, ठीक है, इससे ज़्यादा और ये परेशान करने वाला होगा। ग्रेस, मेरे सामने परफॉर्म करना बंद करो, ठीक है। मैं अब तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ नहीं कर सकता। 3 हिस्से ठंडे, 3 हिस्से बेरहम, 4 हिस्से जो भी हों। अगर तुम्हें विड्रॉल सिम्टम हो रहे हैं तो बस चीन वापस चली जाओ। शॉन और अपने दोस्तों के ग्रुप को ढूंढो, वे तुम्हारे एक्ट के साथ ज़रूर चेलना चाहेंगे। इन कुछ बातों से ग्रेस शर्म से लाल हो गई। अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपना बैग उठाया और उसे धक्का देकर सीधे एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ चल दिया। अब जब रोमांटिक परफॉर्मेंस खत्म हो गई है तो सारी एनर्जी पढ़ाई पर लगाने का समय है। मैंने प्रोफेसर विलियम से वादा किया था कि मैं कुछ हासिल करूंगा और अपने टीचर की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए चीन लौटूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। ग्रेस अब मेरी कुछ कटु बातों से हार नहीं मान सकती थी। वो फिर से इकट्ठा हुई और कबूल करना जारी रखने के लिए तैयार हो गई। 50वीं बार से 99वीं बार तक, देर से पतझड़ से लेकर कड़ाके की सर्दी तक, उसके सजाए हुए फूलों के पूल का सामना करते हुए, शानदार आतिशबाजी वाले कबूलनामे, मिलान के आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे जो मैसेज भेज रहे थे। मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। मैं कुछ हद तक शुक्रगुजार भी था। शुक्रगुजार कि मैंने अपने आसपास के लोगों के मुझे बुलाने के तरीके को ठीक कर लिया था। अब सब मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं वही ईथन हूँ जिसके सामने कबूल किया गया था। इस पॉइंट पर ग्रेस के कन्फेशन के प्लान अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे। आखिर पिछली 99 कोशिशों से भी मेरा मन नहीं भरा था। वो सच में अपनी समझ के बाहर थी। आखिर में एक दोस्त के याद दिलाने पर उसे एक आखिरी आइडिया आया। 100वें कन्फेशन के लिए उसने स्कूल का छोटा सा गार्डन चुना। उसने गार्डन में एक बड़ा डोमिनो डिस्प्ले लगाया। हमारी पहली मीटिंग का सीन फिर से बनाया। उसने पेड़ों की टहनियों पर कई स्टारलाइट्स लटका दी। रात में गार्डन में मोमबत्तियां जलाने का प्लान बनाया ताकि मुझे पुराने दिनों में वापस ले जा सके, वहां खींच सके। ग्रेस ने कई लोगों को दर्जनों बैकअप प्लान तैयार करने के लिए कहा। इस बार वो मुझे पक्का समझाएगी कि वो सच में उस समय पहली नज़र में ही मुझसे प्यार करने लगी थी और अब सच में अपनी गलतियां जानती है और पछताती है। सब कुछ एकदम सही तरीके से अरेंज था। बस एक अनचाही बात हुई। तय समय आ गया लेकिन मेल लीड नहीं आया। उसने जितने भी लोगों से पूछा था उन्हें मेरा कोई पता नहीं चला। सारे तैयार बैकअप प्लान बेकार हो गए। ध्यान से प्लान किए गए सरप्राइज को पूरी तरह से बिखरते देख ग्रेस पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठी। पागलों की तरह वो हर जगह ढूंढती रही। 9 बजे का अलार्म बजा। अंधेरा जंगल तुरंत लाइटों से जगमगा उठा। अनगिनत गुब्बारे ऊपर तैरने लगे। आसमान से पंखुड़ियां और पंख गिरने लगे। रोमांटिक पियानो म्यूजिक जंगल में गूंज रहा था। क्लिक करने की आवाज लगातार आ रही थी। डोमिनो का डिस्प्ले अपने आप शुरू हो गया था। टुकड़ों के गिरने की आवाज कुछ सेकंड तक जारी रही। 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलने के बाद जैसे ही आखिरी टुकड़ा गिरा, सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं। जोरदार रोशनी से जमीन पर नाचते हुए हंसों की जिंदा तस्वीर दिखा रही थीं। सारे सरप्राइज पूरे हो चुके थे, लेकिन ग्रेस को लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो पास के एक फूलों के स्टैंड पर झुक गई। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची थी, सिर्फ इसलिए कि उसके दाईं ओर की जगह जानबूझकर मेल लीड के लिए खाली छोड़ी गई थी। अगर वहां कोई नहीं होता तो मैं उसके 100वें कन्फेशन में नहीं आता, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने 100वें कन्फेशन में नहीं गया था, जो एक फेयरवेल सीन था। ग्रेस जानती थी कि मैंने उसके इरादे समझ लिए होंगे और जानबूझकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। और सच में जैसा उसे शक था, जब सारी धूल जम गई तो उसका फोन बजा। ये एक अनजान इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने दूसरी तरफ से मेरी आवाज़ तुरंत पहचान ली। दूसरी तरफ से लहरों के टकराने और हल्की हंसी की आवाज़ आई। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100वां कन्फेशन प्लान कर रहे हो। बदकिस्मती से मैं अभी मिलान में नहीं हूँ, माफ़ करना। ग्रेस का दिल, जो ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर जलकर राख हो गया था, उसमें थोड़ी सी जान आ गई। उसने अपने गले का दर्द और गुस्सा दबा लिया। बेपरवाह लहजे में,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे फ़ोन करने को तैयार हो, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। जब तक तुम तैयार हो मैं 101वां या 102वां कन्फेशन तैयार कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ में छिपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले से ही सपना देख रही हो कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा। मैं ऐसा वहम नहीं पैदा करना चाहता था। मैंने अपने सामने उफनते समुद्र के पानी और अपने शरीर पर पड़ रही गर्म कूप को देखा, जो मेरी आवाज़ में खुशी का एक सुर जोड़ रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं आज आपको सिर्फ 2 बातें बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। ग्रेस का गला बैठ गया, फ़ोन को पकड़े हुए उसका हाथ और कस गया। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी, चाहे अचानक बढ़ती उम्मीद से या मोमबत्ती की रोशनी के डगमगाते रिफ्लेक्शन से। पहली बात तो एक अच्छी याद दिलाने वाली है। अब सर्दी है और मौसम सूखा है। जब तुम खेल कूद कर लो तो जल्दी से बगीचे की सारी मोमबत्तियां बुझा देना, ताकि तुम कोई मुसीबत ना खड़ी कर दो। ये सुनकर ग्रेस ने ऊपर देखा और एक मुरझाला हुआ पत्ता धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ देखा, जो गिरते हुए गोल गोल घूम रहा था। दूसरी बात, आपको कुछ अच्छी खबर बतानी है। मैं फिर से किसी को डेट कर रहा हूँ। ये गर्लफ्रेंड पिछली वाली से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम अपना कन्फेशन 100वें पर रोक सकते हो। ये आसान वाक्य ग्रेस के दिमाग में अनगिनत गूंजों की तरह लगातार गूंजते रहे, जैसे किसी जादू के असर में हो। इन बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों में उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। उसके माथे में दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। तेज़ दर्द में उसकी सारी ताकत चली गई और एक धमाके के साथ उसका फ़ोन फिसलकर एक मोमबत्ती होल्डर पर गिर गया। बदकिस्मती से आसानी से जगह बनाने और स्टोर करने के लिए इन कैंडल होल्डर को रस्सी से जोड़ा गया था। जब एक कैंडल गिरती तो आसपास की कैंडल भी नीचे गिर जाती। धधकती आग जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों और पंखों तक फैल जाती, फिर लकड़ी के डोमिनो पीस तक पहुंच जाती। टुकड़े टुकड़े हो गए। सर्दियों की हवा तेज चल रही थी। कुछ ही सांसों में आग पूरे बगीचे में फैल गई। ग्रेस की आंखों में ऊंची ऊंची लपटें दिख रही थी। इस गर्मी से उसके शरीर की ठंडक भी दूर हो गई थी, लेकिन उसने भागने या मदद के लिए पुकारने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक मूर्ति की तरह खड़ी रही, इस बगीचे का हिस्सा बन गई। पूरी रात बीत गई। बगीचे के सभी पेड़ जलकर राख हो गए थे। बस अच्छी बात यह थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। इस सरप्राइज को सीक्रेट रखने की तैयारी करते समय ग्रेस ने इलाके से सभी को हटाने के लिए पैसे दिए थे। जब हादसा हुआ तो वो अकेली थी। फायर फाइटर्स समय पर पहुंच गए और उसे बचा लिया, ठीक उसी समय जब वो धुएं में घिरने वाली थी। हालांकि उसने बाल बाल अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी लापरवाही के नतीजों को मिटाया नहीं जा सका। इस आग ने त्संगुआ के एडमिनिस्ट्रेशन को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने पक्का कहा कि वे जवाबदेही तय करेंगे। आखिर में मुख्य संदिग्ध के तौर पर ग्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। जब सॉन्ग परिवार को ये खबर पता चली तो वे घबरा गए और उसे बचाने के लिए सभी कनेक्शन इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ये एक इंटरनेशनल केस था। ग्रेस कभी भी बिना नुकसान के बच नहीं सकती थी। आखिर में सॉन्ग परिवार ने अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी मुआवजे में लगा दी और स्कूल को नुकसान का 10 गुना देने का वादा किया। तब जाकर सिंगवा ने आखिरकार हार मानी। इतने बुरे असर की वजह से ग्रेस ने आधा साल जेल में बिताया। ईयू ने उसे ब्लैकलिस्ट करके डिपोर्ट कर दिया। जिंदगी भर के लिए एंट्री पर बैन लगा दिया गया। जैसे ही वो रिहा हुई उसे एयरपोर्ट भेज दिया गया, वापस भेजने के लिए। अपने आसपास लोगों को गर्मियों के कपड़े पहनकर ग्रेस ऐसे हैरान थी जैसे कोई सपना देख रही हो। आखिर में उसे कुछ होश आया। गर्मी आ चुकी थी। 5 महीने बीत चुके थे। मैं उससे एक बार भी नहीं मिला था। ये महसूस करते ही उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये निराशा है या अकेलापन। आगे बहुत समय होगा, फिर से मिलने के मौके मिलेंगे। ग्रेस बस इसी तरह खुद को दिलासा दे सकती थी। लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने मुझे अराइवल गेट से बाहर आते देखा। महीनों के अलगाव के बाद मेरे चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। पहली नज़र में बस एक मुस्कान जिसने मेरी आंखों को भी खुशी से भर दिया। ग्रेस को सबसे ज़्यादा दुख मेरे चेहरे की मुस्कान से नहीं, बल्कि उस औरत से हुआ जिसका मैं हाथ पकड़े हुए था। जेल में उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वे कोई रास्ता निकालें, मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें उसके पास लाएं। हालांकि उसने उन्हें खिड़की से थोड़ी देर के लिए ही देखा था। ग्रेस को अब भी वो चेहरा याद था, लेकिन अब मेरे बगल में खड़ी औरत उसकी याद में बसी हुई इंसान नहीं थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे गलत याद है या उसके दोस्तों से कोई गलती हुई है। तभी मैंने ऊपर देखा और उसे देखा, बिल्कुल अजीब तरह से जोश में हेलो करते हुए। फिर उसे खुलकर सच बताया, अरे बहुत समय हो गया मिलते हुए। मैं अभी जर्मनी से घूम कर आया हूँ, तुम तो पहले ही बाहर हो। समय सच में तीर की तरह उड़ता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड अलीरा है। ग्रेस के घर लौटने के बाद कई बिचौलियों के जरिए उसने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने पूछा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या असली। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस पॉइंट तक मैं ग्रेस को एक इंसान के तौर पर पूरी तरह से समझ गया था। उसने मुझे पसंद करने का दावा किया, लेकिन असल में उसे सिर्फ खुद वो पसंद थी। उसके लिए मैं सिर्फ एक सजावट थी, उसके ईगो को खुश करने के लिए जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
इतने सारे आदमियों को एफ्रोडाइट के पीछे भागते देखना, मेरे मज़े और मैनिपुलेशन के लिए अपनी मर्जी से मेरे पैरों पर गिरना, उसकी साइकोलॉजी कितनी पावरफुल और टेढ़ी होगी। चाहे उसने कितना भी समझाने की कोशिश की हो, ग्रेस जैसे इंसान की नज़र में ये सब उसके बनाए हुए बहाने होंगे। इसलिए मैं अब उससे डील करने की जहमत नहीं उठा सकती थी और ना ही मैंने उससे डील करने की हिम्मत की। चाहे वो 100 बार, 200 बार या 1000 बार कबूल करे, मैं उसे फिर कभी एक नज़र भी नहीं देखूंगी। उसके जैसे किसी पर टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मिलान में पढ़ाई के दूसरे साल में मैंने कई कंपटीशन में हिस्सा लेने के मौके पाए, अपनी सोच को बड़ा किया और जानी मानी कंपनियों में अपने दरवाजे खोले। मैं टीचर और क्लासमेट के साथ सबसे पॉपुलर फैशन पर रिसर्च करने में बिजी थी। अपने खाली समय में मैं अपने आसपास के दोस्तों के साथ इकट्ठा होता और आराम करता, अपनी सुनहरे बालों वाली नीली आंखों वाली गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया घूमता, साथ में खूबसूरत जिंदगी का अनुभव करता। जिंदगी बहुत लंबी है, मेरे पास अभी भी बहुत बड़ा अनचाहा भविष्य था जिसे एक्सप्लोर करना था। मैं फिर से लोगों को गलत समझने की गलती कैसे कर सकता था और खुद पर तरस खाने में कैसे डूब सकता था। एक एक करके दिन बीतते गए। जल्द ही 3 साल का एक्सचेंज स्टूडेंट करियर खत्म होने वाला था। मैं गोल्ड अवार्ड से भरा सूटकेस लेकर घर लौटा। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा मेरे स्वागत के लिए फूल पकड़े हुए थे। साथ में कई रूममेट्स भी थे। इतने लंबे समय से उनसे न मिलने के कारण मैं भी उत्साहित था। सबसे गले मिलने के लिए आगे दौड़ा। ग्रुप बातें कर रहा था और हम उस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे थे जो बहुत पहले से बुक था। वहां मैं प्रोफेसर विलियम से मिला, जिनसे मैं 3 साल से नहीं मिला था। उन्होंने गंभीरता से ब्रीफकेस अपने हाथों में मेरे सामने रखा, एक छोटा सा मजाक के साथ हाथ उठाते हुए। टीचर को बताया, स्टूडेंट एथन ने आपके द्वारा दिया गया मिशन पूरा कर लिया है और वापस आ गया है। कृपया मेरे 3 साल के नतीजों का रिव्यू करें। प्रोफेसर विलियम्स बेशक विदेश में मेरे डिज़ाइन किए गए कामों के बारे में जानते थे, लेकिन इस लंबे अलगाव के बाद वो कुछ मजाक करने में खुश थे और धीरे से मेरे कंधे पर थपथपा रहे थे। गंभीरता का दिखावा करते हुए, ज्यादा घमंड या आत्मसंतुष्ट मत हो, तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। मेरे माता पिता ने सभी को बैठकर खाने, टोस्ट करने और पीने के लिए प्यार से बुलाया। माहौल खुशी और जश्न से भर गया। जी भरकर खाने और पीने के बाद मैंने अपने बैग से कई इनविटेशन निकाले, मुस्कुराते हुए उन्हें दिया। मेरी आंखें खुशी से भरी थीं। मैंने सभी से आज यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा, सिर्फ पुरानी बातें याद करने के लिए नहीं, बल्कि असल में सभी को इनवाइट करने के लिए, एक फैशन शो में शामिल होने के लिए जिसकी मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा था। ये सुनकर प्रोफेसर विलियम्स भी हैरान रह गए। मिलान में एक फैशन शो, तो मुझे ज़रूर जाकर रिजल्ट ठीक से देखना चाहिए। मेरे रूममेट भी उत्साह से चिल्लाने लगे, ये कब है? अगर मैं अभी वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ तो भी मुझे समय पर पहुँच जाना चाहिए, है ना? एथेन, हमें VIP सीटें चाहिए। सभी की जोश भरी आवाज़ें सुनकर सच में मेरे लिए खुश हूँ। मेरा दिल खुश हो गया। ये फैशन शो मिलान में मेरे मेंटर ने होस्ट किया था और मेरी 3 साल की कड़ी मेहनत की वजह से मैंने ज़बरदस्त रिजल्ट हासिल किए थे। इसलिए मुझे इस एग्जीबिशन में अपना काम दिखाने का मौका मिला। इतने बड़े स्टेज पर यह मेरा पहला मौका भी था, इसलिए मुझे लगा कि इस कीमती प्लेटफॉर्म को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है जो सच में मुझे चाहते हैं। और जिन लोगों को मैंने बुलाया था, उन्होंने मेरी उम्मीदों को निराश नहीं किया। तय तारीख पर वे सब एक साथ एयरपोर्ट आए। कोई भी मिस नहीं था। भविष्य के लिए उम्मीदें लेकर मैं उन सभी के साथ इस फ्लाइट में चढ़ा जो मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते थे। निकलने से पहले मैं आखिरी बार पीछे मुड़कर चारों ओर देखने लगा। बोर्डिंग गेट के बाहर मैंने एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत देखी। वो ग्रेस थी, लेकिन मेरी नज़र उस पर टेकी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उसके पास मिलान में एंट्री करने के लिए ज़रूरी काबिलियत नहीं है और ना ही उसके पास फिर कभी मेरी ज़िंदगी में एंट्री टिकट होगा। हम बस 2 अजनबी थे जो इंसानों के विशाल समंदर में एक दूसरे के पास से गुजरने वाले थे।